Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिसीजन थियरी का उसमें पहला पार्ट ऑब्जर्व किया है जिसमें हमने एक्ट समझा, इवेंट समझा। ठीक है, तो वो जो भी थियरी का पार्ट था वो हमने देख लिया है। एक मैंने एक्स्ट्रा सम भी करवाया था कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, जिसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल, हर्विट्ज या हॉर्विट्ज प्रिंसिपल एंड फोर्थ इज लाप्लास प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल से रिलेटेड अब हम हमारी सुधीर पब्लिकेशन की बुक में से भी एग्जाम्पल्स को आज ऑब्जर्व करेंगे और ये डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को रेडी करने वाले हैं। तो अब जो हम पहला सम देखने वाले बच्चों वो है हमारा सम नंबर 6, जो कि सुधीर पब्लिकेशन हमारा है उसकी बुक में 42 नंबर के पेज पे है। पूरा क्वेश्चन आने ही वाला है, यानी अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो भी क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। हमें एक्ट डिसाइड करना है, डिटरमाइन द बेस्ट एक्ट फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग 4 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से पहले तो टेबल रेडी करना पड़ेगा। हमें इवेंट्स दी गई है और उससे रिलेटेड एक्ट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, एक्ट्स में A1 A2 से रिलेटेड 4 एक्ट्स दिए गए हमें। और पे ऑफ वैल्यूज दी गई है, प्लस है तो उसे हम प्रॉफिट समझते हैं, माइनस है तो उसे हम लॉस समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे उन्होंने कौन सी डिटेल से रिलेटेड ये पार्ट दिया है वो लिखा नहीं है, सो डोंट वरी, सिंपली हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो 3 हमारी इवेंट्स है। एक्ट्स यानी हमें पता है स्टेट्स ऑफ नेचर या एक्ट्स, इवेंट से रिलेटेड हमने बोला था। तो यहाँ पे हमें कौन सा एक्ट बेस्ट है वो डिसाइड करना है, जिसके लिए हमारे पास 2 प्रिंसिपल है बच्चों। पहले जो 2 बताए गए हैं उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है मैक्सी मीन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमें कैलकुलेशन में हमेशा ये 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हम पहले ढूंढने वाले हैं मिनिमम वैल्यू, जिसे हम मिनिमम पे ऑफ भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाद में हम ढूंढने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब ये ऊपर नीचे भी आप ढूंढ सकते हो, कोई कष्ट है नहीं। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू फ्रॉम A1 एक्ट, A1 में मिनिमम वैल्यू है हमारे पास -3, A2 में मिनिमम वैल्यू है -2, A3 में मिनिमम वैल्यू है -1 एंड A4 में मिनिमम वैल्यू है -2। अब जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, जैसे कि हम लास्ट में एक एग्जांपल देख भी चुके हैं बच्चों कि मैक्सी मीन प्रिंसिपल है, तो उस हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, तो हम जाते हैं मिनिमम में से मैक्सिमम। ये प्रिंसिपल है, उसे कहा जाता है पैसिमिस्टिक अप्रोच वाला प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं और इन मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम कौन है, -1। तो जो वैल्यू आपको मैक्सिमम मिले मिनिमम में से उस एक्ट को हम कहते हैं बेस्ट एक्ट। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखते हैं हियर मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग ऑल मिनिमम वैल्यूज। लिखने का तरीका सीधा ही है, मैक्सिमम वैल्यूज अमॉन्ग ऑल मिनिमम वैल्यूज इज, देख सकते हैं -1, और ये है फॉर A3 एक्ट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयरफॉर A3 इज द बेस्ट एक्ट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से A3 को हम कहने वाले हैं बेस्ट एक्ट। ठीक है, तो पैसिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, यहाँ पे याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कौन से प्रिंसिपल के अंदर पैसिमिस्टिक अप्रोच है, एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल इन विच वी हैव पैसिमिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब दूसरा जो है प्रिंसिपल वो है हमारा मैक्सिमैक्स प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमें करना क्या होता है, तो अब ये दोनों ही मैक्स है, यानी अब मैक्सिमम वैल्यू हम कंसिडर करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहले में मैक्सिमम वैल्यू है 10 पे ऑफ वैल्यू, देन मैक्सिमम इज 7, यहाँ पे मैक्सिमम है 4 एंड मैक्सिमम है 8, और इन सभी मैक्सिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम क्या है, 10। ठीक है, तो ये अप्रोच वाले प्रिंसिपल को कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाला प्रिंसिपल। ठीक है,
तो इसमें आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लोगे तो याद रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच माना जाता है इस प्रिंसिपल में, पॉजिटिव थिंकिंग कही जाती है, ऑप्टिमिस्टिक यानी, एंड पैसिमिस्टिक यानी नेगेटिव थिंकिंग। तो मैक्सिमम में से मैक्सिमम वैल्यू, कंक्लूजन हर बार इसी तरह से लिखना है, हियर मैक्सिमम वैल्यू among all maximum values is 10 for, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 एक्ट, इसमें अलग अलग एक्ट आ सकते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल है, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 इज द बेस्ट एक्ट, A1 को माना गया है बेस्ट एक्ट। अब जो है तीसरा प्रिंसिपल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था, हॉर्विट्ज या हॉर्विच प्रिंसिपल, जिसमें हमें अल्फा की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो थर्ड प्रिंसिपल से रिलेटेड अब कैलकुलेशन करने का वक्त आ चुका है, हॉर्विट्ज प्रिंसिपल या समटाइम्स इट इज नोन एज हॉर्विच प्रिंसिपल, ठीक है। नाम वाइज प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, दो तरह से ये प्रिंसिपल फेमस है। सो अल्फा दिया जाता है इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 0.4 एंड वी नीड 1 माइनस अल्फा ऑल्सो, सो 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। फॉर्मूला में हमें करना क्या है, तो हमें दी गई है ये प्यारी सी फॉर्मूला, हॉर्विट्ज जी ने दी है, अल्फा इंटू आपको करना है मैक्सिमम पे ऑफ, हर एक्ट के लिए करना है, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, एंड 1 माइनस अल्फा के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और जिस किसी भी प्रिंसिपल में ये आंसर आपको मैक्सिमम मिले उसे कंसिडर किया जाता है बेस्ट एक्ट की तरह, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे वही रहेगा कि हम तीनों के तीनों चारों के चारों एक्ट से रिलेटेड हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है बच्चों, उनको मल्टीप्लाई करके एक्ट के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। सो फॉर A1 एक्ट के लिए कैलकुलेशन हम करते हैं, अल्फा तो 0.4 है, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो है 10, तो 10 प्लस 0.6 इंटू मिनिमम वैल्यू है वो है -3, ठीक है। सो दिस इज 4 माइनस 1.8, तो दैट शुड बी 2.2। तो पहले के लिए हमें वैल्यू क्या मिली, 2.2। दूसरे एक्ट A2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर A2 एक्ट, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.4 इंटू 7 प्लस 0.6 इंटू -2, तो दिस इज 2.8 माइनस 1.8, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है बच्चों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर A3 एक्ट, तो A3 एक्ट के लिए उसी तरह से करना है 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू -1, सो दिस इज 1.6 माइनस 0.6, तो इसका आंसर भी क्या आया, 1। यानी अब तक का मैक्सिमम आंसर 2.2 लग रहा है 3 एक्ट में। चौथा एक्ट का कैलकुलेशन करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो फॉर A4 एक्ट उसमें है 0.4 इंटू 8, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू -2, सो दिस इज 3.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2। तो देख सकते हैं हम मैक्सिमम आंसर जो मिल रहा है बच्चों हमारे पास वो A1 एक्ट में है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं देयरफॉर A1 इज द बेस्ट एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। सो कॉन्सेप्ट वाइज सभी में वही है, पहले में हमने क्या देखा, मिनिमम में से मैक्सिमम, दूसरे में तो कोई क्या क्वेश्चन ही नहीं है, मैक्सिमम में से मैक्सिमम। तीसरे के लिए ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी बच्चों, और अल्फा जो है उसे कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरे प्रिंसिपल की बात हो गई हमारी यहाँ पे। अब चौथा प्रिंसिपल है जो कि है लाप्लास प्रिंसिपल, ठीक है। अब उन्होंने एकदम बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया, उन्होंने हमें बोला कि जितने भी वैल्यूज है ओरिजिनल पे ऑफ वैल्यूज उनकी एवरेज निकालो, जिसकी एवरेज ज्यादा है उसे कहा जाता है बेस्ट एक्ट, ठीक है। तो फॉर A1 एक्ट एवरेज निकालनी है, ओरिजिनल 10 प्लस 5 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15 माइनस 3 दैट इज 12/3, पहले का आंसर आया 4। उसी तरह से दूसरे की कैलकुलेशन करनी है फॉर A2 एक्ट के लिए 6 प्लस -2 प्लस 7/3, सो दिस इज 11/3। जरूरत पड़े तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। सो 11 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, सो दैट इज 3.67, ठीक है, 3.67 आया इसका आंसर। फॉर A3 एक्ट
A3 के लिए उसी तरह से 3 + 4 - 1 है डिवाइडेड बाई 3, सो 6/3, यानी इसका आंसर आया 2। अब तक पहला आंसर ही बेस्ट लग रहा है, पहले का आंसर मैक्सिमम है फॉर A4 एक्ट। ठीक है, A4 के लिए हम देख लेते हैं। सो दैट इज -2 + 8 + 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज, आप सीधा भी लिख सकते हो एवरेज, इट इज अगेन 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि दो आंसर है जिसमें सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जब भी टाई पड़ती है तो दोनों आंसर को वैलिड माना जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर A1 एंड A4 दोनों के लिए वैल्यू है, A1 और A4 शुड बी सिलेक्टेड। कंक्लूजन वाइज A1 एंड A4 आर बेस्ट एक्ट। ठीक है, अगर पूछा जाए विच एक्ट शुड बी सिलेक्टेड तो आपको लिखना चाहिए आइदर A1 और A2 शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये पहला सम हो गया हमारा जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया है ये हिस्सा। सेम इसी टाइप के बहुत सारे सम्स है बच्चों, आप अगर घर पे ट्राई करना चाहो तो सम नंबर जो हमारे पास है 5 नंबर का सम है, 6 नंबर का सम तो अभी हमने किया, 5 नंबर का सम आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में कई बार इस टाइप का सम पूछा जा चुका है, 23 नंबर का सम है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अब देख रहे हैं नेक्स्ट हम इसी टाइप का। फिर हमारी दूसरी जो मेथड है डिसीजन अंडर रिस्क, उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 के पिटारे से एक सम। यूनिवर्सिटी में एक सम बच्चों सेमेस्टर 6 बीकॉम के अंदर होता ही है हमारा, तो फॉर्मेटिंग पूरा वही है, खाली प्रैक्टिस के लिए हम ये सम ले रहे हैं। खाली इसके अंदर नया एक पार्ट है, क्वेश्चन में उन्होंने अल्फा की जगह पे वैल्यू दी हुई है अल्फा माइनस 1 की। ठीक है, तो उसके ऊपर से अल्फा ढूंढना है, तो वो पार्ट थोड़ा नया है। क्वेश्चन में बताया गया है, पेज नंबर 49 सुधीर पब्लिकेशन की बुक है और उसमें 27 का सी दिया गया है पेज नंबर 49 पे। ठीक है, और कहा है फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक किया था उस टाइम, मेथड के नाम नहीं दिए थे, तो कभी कभी आप याद ना रखो तो प्रॉब्लम होता है। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में 4 प्रिंसिपल है, डिसीजन अंडर रिस्क में हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का क्राइटेरिया है जो इसके बाद वाले एग्जाम्पल्स में हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इस सम को, चारों के चारों प्रिंसिपल यूज करने, और हमें पता है जब भी कोई भी प्रिंसिपल यूज करना है एक्सेप्ट लाप्लास प्रिंसिपल, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू इज -10, मिनिमम वैल्यू इज -4 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। और इन सभी मिनिमम वैल्यूज में से बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, वैसे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, मूल नहीं होता, बट यहाँ पे 0 जो है बिकॉज बाकी के दोनों नेगेटिव है तो 0 को मैक्सिमम कहा जाएगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैक्सिमिन प्रिंसिपल, जो कि हम कह चुके हैं नेगेटिव अप्रोच कहा जाता है, पेसिमिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। उसके हिसाब से A3 जो है वो हो जाएगा हमारा बेस्ट एक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह से, हियर द मैक्सिमम वैल्यू। लिखने का तरीका बच्चों हर बार यही रहेगा, खाली सीधा नहीं लिखना है कि A3 इज द बेस्ट एक्ट। मैक्सिमम वैल्यू अमोंग ऑल मैक्सिमम वैल्यूज, पूरा इस तरह से डिटेल में लिखना है, इज 0 फॉर कौन सा एक्ट है तो A3 एक्ट। ठीक है, एंड देयरफॉर कंक्लूजन अब आता है A3 इज द बेस्ट एक्ट। कुछ बच्चे क्या है सीधा टेबल के ऊपर से नीचे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल A3 इज द बेस्ट एक्ट, ऐसा नहीं लिखना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। एग्जाम में एक ही बार सम लिखा जाता है, आपको एक ही बार एक्सप्लेन करना होता है, तो डिटेल में एक्सप्लेन करने का। ठीक है, विथ रीजन। दूसरे केस के लिए अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इज 8, मैक्सिमम वैल्यू A2 में है 18 एंड तीसरे के अंदर है वो 14। एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर A2 विल बी द बेस्ट एक्ट। तरीका अगेन वही है, हियर द मैक्सिमम वैल्यू among all maximum values is, मैक्सिमम वैल्यूज में से जो मैक्सिमम है सबसे बड़ी वो 18 है फॉर A2 एक्ट, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे A2 इज द बेस्ट एक्ट। उन्होंने कहा था ऑल प्रिंसिपल, इसलिए हम चारों के चारों प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है
हर्विट्स प्रिंसिपल, ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया है तो आप पहले लाप्लास भी कर सकते हो, बट नो वरीज। अब इसके लिए उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है -0.4, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अल्फा -1 दिया है, हमें अल्फा चाहिए, -1 को शिफ्ट करेंगे, सो -0.4 तो था, +1 होगा, यानी अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 0.6। तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.6 दैट विल बी 0.4। और हमारी फॉर्मूला है, एग्जाम में बच्चों एक बार ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा इंटू मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जो भी हमारे मेन आंसर है, जैसे कि हम हर बार करते ही हैं, सेमेस्टर 1 से आप पढ़ रहे हो बच्चे, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको पता ही है, जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो उनको अगर पता नहीं है तो याद रखना है, बेस्ट जो आपकी वैल्यू है, फॉर्मूला है या फाइनल आंसर है, उसे बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो, तो आपको आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर चेक करने वालों को उतना ईजी रहेगा। A1 के लिए मैक्सिमम 8, मिनिमम -10 है, और हमारी वैल्यू जो है 0.6 इंटू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 8, 0.4 इंटू मिनिमम वैल्यू दैट इज -10, ठीक है। तो ये होगा 4.8 -4, तो पहले का आंसर हमें मिल रहा है 0.8, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर से। अब दूसरे के लिए हमारे पास 3 एक्ट अवेलेबल है, 3 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लास्ट के मुकाबले एक एक्ट कम है, इवेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो 0. अल्फा की वैल्यू हमें 0.6 है, 0.6 इंटू 18 प्लस 0.4 इंटू -4, सो 10.8 माइनस 1.6, सो दैट इज 9.2, ठीक है। तो दूसरे की वैल्यू बच्चों हमें मिल रही है 9.2। एंड फाइनली तीसरा एक्ट आ चुका है अब हमारे पास, ठीक है। तीसरे एक्ट के लिए भी उसी तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मोस्ट स्कोरिंग एग्जाम्पल्स में से ये एक माना जाता है, एक सम हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो कोई कष्ट तो होगा नहीं। सो 14 मैक्सिमम, मिनिमम 0, सो 8.4 प्लस 0, यानी टेक्निकली आप सीधा भी लिख सकते हो 8.4, और इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 9.2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर A2 इज द बेस्ट एक्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल हो गए। आखिरी चौथा प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज लाप्लास प्रिंसिपल। तो उसमें हम एवरेज निकालते हैं, जो भी वैल्यूज दी जाए हमें। तो फॉर A1 एक्ट उसके लिए हम एवरेज निकालेंगे। A1 एक्ट के लिए 8 प्लस 0, अगर यूज करने लायक लग रहा है तो कैलकुलेटर यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें हम टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी आप कर सकते हो। 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 10 4/4, यानी आंसर क्या आया 1, ठीक है। ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर में टोटल करके सीधा डिवाइड कर लो। देन नेक्स्ट लिखना जरूरी है, सीधा 1 लिख नहीं सकते, आपको बताना पड़ता है आपने क्या क्या प्लस किया प्रॉपरली, ठीक है। सो 18 प्लस 12 30 माइनस 6 है, दैट इज 24/4, 25/4 यानी 6। एंड तीसरा एक्ट है हमारा A3 एक्ट, उसके लिए भी वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। 14 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, सो 28/4, यानी इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए 3 ही यहाँ पे चीज़ें हमें उन्होंने पूछी हुई है, और वो जो काम है वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो फाइनल आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर इसके यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू है 7 के लिए। स्टार्ट करना है ताकि पता चले चेक करने वाले को। सो A3 इज द बेस्ट एक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये जो मेथड है उसके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है, आई मीन ये जो अंडर अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल है, उसके लिए मैं आपको यहाँ तक के 2 सम अभी मेंशन कर रहा हूँ होमवर्क के लिए। आगे वैसे 4 नंबर 5 नंबर है, जिसमें अलग अलग 2 पार्ट में आपको प्रिंसिपल यूज़ करने का मौका मिलेगा। 4 नंबर में मैक्सिमिन है, 5 नंबर में हर्विट्ज़ एंड लाप्लास है, तो वो आप 4, 5 अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के पिटारे से भी आपको सम दे ही देते हैं, तो वो भी आप कर पाओगे। दैट इज बहुत सारे सम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो
23 नंबर भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है, 23। सो 4, 5 एंड 23 तीन एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मेथड ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। अब जो है हमें जाना है डिसीजन अंडर रिस्क में, जिसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, यानी जब हमें प्रोबेबिलिटीज दी जाती है, यहाँ पे क्या था, तो प्रोबेबिलिटीज आर नॉट गिवन सो वी यूज डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, और प्रोबेबिलिटीज दी जाएगी तो वो ईएमवी क्राइटेरिया कैसे यूज करना है वैसे और एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट देखेंगे। और एक सम ऐसा देखने वाले जिसके अंदर ये प्रिंसिपल को मिक्स किया गया है ईएमवी क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। तो अब 2 सम और हमें देखने हैं आज के सेशन में, तो पहले समझ लेते हैं ईएमवी क्राइटेरिया का पार्ट। तो बच्चों अब हमें देखना है दूसरा पार्ट जिसमें डिसीजन अंडर रिस्क, यानी पुराना डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, पास्ट डेटा, या अगर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भी हम बेस्ट एक्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये टर्म दी गई है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो ये हम बाद में फ्यूचर में भी कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है ईवीपीआई, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस करके समझाऊंगा भी फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है क्या, तो उसके अंदर सिंपली आपको करना क्या होता है, तो पे ऑफ वैल्यूज होती है जो हमारे पास टेबल में अभी थी, वैल्यूज जो दी जाती है A1, A2, A3 एक्ट से रिलेटेड, इवेंट्स से रिलेटेड जो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है, वो जो हमारी पे ऑफ वैल्यूज है उनको हम प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम करते हैं। टेक्निकली कहे तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की फॉर्मूला अगर कहे ईएमवी, तो लिखा जाता है डबल सिग्मा OIJ इंटू PJ, ठीक है। IJ क्योंकि डायमेंशन वाइज एक्ट का नंबर और हमारी इवेंट का नंबर मैट्रिक्स फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये जो है जिसके अंदर हम कह सकते हैं वेयर OIJ इट इज द पे ऑफ वैल्यू ऑफ ith एक्ट एंड jth इवेंट, ठीक है। इवेंट के जितने नंबर हो, टेक्निकली अभी ये फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई भी करूंगा, तो PJ जो है वो कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ jth इवेंट। टेक्निकली का है बच्चों, तो ये फॉर्मूला में हमें करना क्या है, जितनी भी वैल्यूज है उसको एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट दिया जाएगा। अब वैसे तो समझ में आता नहीं है, तो देखो एक सम साथ में लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे सम्स है जो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से पूछे गए, और उसमें भी हमें ये पार्ट हेल्प करता है ईएमवी क्राइटेरिया वाला। तो वैसा ही एक छोटा सा सम हम ले रहे हैं, सम नंबर 27 का बी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो पेज नंबर 49 पे है, अभी हमने आगे 27 का सी बी देखा था यूनिवर्सिटी 2014 का। प्रोबेबिलिटी दी गई है, नया पार्ट इतना है, और क्वेश्चन में बताया भी है, ठीक है, कि फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, प्रिंसिपल फॉर द पे ऑफ मैट्रिक्स, एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी वो ईवीपीआई का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं लाइव, फिर फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो करना क्या है, तो टेबल पहले बनाता हूँ फिर आपको सीधा समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में दी है बच्चों क्वेश्चन में, जैसे लिखा है 30%, तो हम 0.3 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इवेंट से रिलेटेड हमें ये प्रोबेबिलिटीज दी गई है। देन उसके बाद 50% है, उसे हम लिखेंगे 0.5, एंड 20% अगर ना कन्वर्ट करो बच्चों तो भी चलेगा, टेंशन है नहीं। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। अब हमें यहाँ पे एक्ट्स दिए गए हैं, पहला एक्ट है A1, दूसरा एक्ट है हमारा A2, और तीसरा एक्ट है हमारा A3। अब जो फॉर्मूला है ये OIJ PJ O11 O12 ये फॉर्मेट की जगह पे हम शॉर्ट में याद रखेंगे बच्चों फॉर्मूला कि EMV है, तो हम सिंपली सभी पे ऑफ को X कहेंगे, प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p कहेंगे, ठीक है। उस लिहाज से नोटेशन में यहाँ पे मैं p लिखूंगा, और जो भी पे ऑफ वैल्यूज है बच्चों उसे हम x कहने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिए जाए उन्हें x कहेंगे। टेक्निकली कहते हैं तो 150 प्लस है, ये 400 है, जो भी पॉजिटिव है उसे प्रॉफिट समझा जाता है। सो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ेगी बीच में, जब भी आप EMV क्राइटेरिया यूज करते हो तब। 2 वैल्यू माइनस है, ठीक है। एंड पड़ोस में जो यहाँ पे कॉलम बनेगी वो होगी हमारी x इंटू पी,
अब EMV क्राइटेरिया है बच्चों, तो उसकी फॉर्मूला जो है वो हम कहते हैं EMV यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पे ऑफ वैल्यूज टू इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मटेरियल कॉपी में बच्चों हमने ये आपको दिया हुआ है, तो डिफाइन करने का पूछे अगर तो लिखा कैसे जाता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज सम यानी सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पे ऑफ वैल्यूज टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पे ऑफ वैल्यूज टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। सम यानी सिग्मा, प्रोडक्ट यानी नेचुरल, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट, पे ऑफ वैल्यूज टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू अगर डिफाइन करना है तो। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। EMV के हिसाब से अगेन यही कॉन्सेप्ट आगे भी था, मैक्सिमम वैल्यू ही लेते थे सभी में। EMV यानी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू तीनों के लिए हम ढूंढेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो उसे कंसिडर किया जाएगा एज बेस्ट एक्ट, मगर इसके लिए प्रोबेबिलिटी दिया जाना जरूरी है। ठीक है, तो x इंटू पी कर लेते हैं। ठीक है, सीधा 30% निकालोगे तो भी चलेगा, या 0.3 करके मल्टीप्लाई करना है तो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, सो 150 इंटू 0.3, सो दैट इज 45, दिस शुड बी 20। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, डाउट लगता है तो। ठीक है, 400 इंटू 0.5 यानी दैट इज 200, राइट। सिमिलरली 500 इंटू 0.2 दैट इज 100, तो टोटल अगर आप करते हो तो 200 प्लस 100 345। सो ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमें मिली हमारे एक्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, सो उसी तरह से बाकी सभी में मल्टीप्लाई करके काम कर लेने का ताकि एरर ना हो। सो -15, नेक्स्ट 450 इंटू 0.5 दैट इज 225। ठीक है, देन 800 इंटू 0.2 दैट इज 160। तो अब इन सबको प्लस कर देते हैं, प्लस 225 माइनस 15 दैट इज, इसका आंसर हमें मिल रहा है 370। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसे कंसिडर किया जाएगा एज द बेस्ट एक्ट। 100 इंटू 0.3 हो गया, सो 250, 180, अब जो है टोटल कर लेते हैं 180 प्लस 250 माइनस 30, सो 400, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम आंसर हमें मिल रहा है 400। तो हम कंक्लूजन में भी यहीं पे लिखने वाले हैं कि हियर मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMV इज इक्वल टू 400 फॉर A3 एक्ट। ठीक है, एंड देयरफॉर हम लिखते हैं देयरफॉर A3 इज द बेस्ट एक्ट। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं A3 इज द बेस्ट एक्ट। अब जो है ये प्रिंसिपल तो हमें समझ में आ गया EMV क्राइटेरिया का। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो द एक्ट विच हैज मैक्सिमम वैल्यू, कंक्लूजन के लिए इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एक्ट। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट उसे कहा जाएगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। अब क्वेश्चन के अंदर हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है। टेक्निकली कॉन्सेप्ट में दो ही पार्ट है, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी जो कि हम आगे देख चुके हैं, और डिसीजन अंडर रिस्क, जिसमें पहला आ गया हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी का वैल्यू का क्राइटेरिया, और दूसरा उसी से कनेक्टेड है जिसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जिसे शॉर्ट में कहा जाता है EVPI। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ, फिर लाइव एग्जांपल में अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे EVPI इज इक्वल टू लिखा जाता है EPPI माइनस मैक्सिमम EMV। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, तो ये जो काम कर रहे हैं हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने का हम खुद कर रहे हैं, मगर कोई कंपनी ऐसी हो या कोई एजेंसी ऐसी हो बच्चों कि जो आपको प्रेडिक्ट करके बता सके कि आपका जो प्रॉफिट है वो जो आपने सोचा है, यहाँ पे हम जो मैन्युअल कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा अगर आपको वो प्रॉफिट ला के दे, तो उस कंपनी या उस एजेंसी को आप कितनी अमाउंट दे सकते हो मैक्सिमम, तो वो हम मैक्सिमम इन दोनों का डिफरेंस है वहाँ तक की अमाउंट उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब ये EPPI क्या है तो वो हमें ढूंढना होगा, अभी टेबल में ही बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली। EPPI पढ़ा जाता है, दैट इज फुल फॉर्म इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है,
सो फिलहाल अभी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिसमें खाली EMV कैलकुलेट करने वाले हैं, मगर इस समय मैं पूरा कॉम्बो समझा रहा हूँ। तो अब EVPI कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम EMV हमारे पास है, जो हम ऊपर वैसे कह ही चुके हैं, मैक्सिमम EMV इज 400, यानी ये वैल्यू आ चुकी है। अब EPPI कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। नाउ फॉर्मूला दिखाना ज़रूरी है, EVPI यानी EPPI माइनस मैक्सिमम EMV, ठीक है। तो मैक्सिमम EMV रेडी है। अब EPPI की कैलकुलेशन देखते हैं। अब करना क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन में हमें जो प्रॉफिट गेन करना है वो होता है स्टेट्स ऑफ नेचर या इवेंट से रिलेटेड। ये इवेंट नंबर 1 के अंदर आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले बच्चों, यानी इवेंट नंबर 1 में A1, A2, A3 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहा है, 150। तो करना क्या है, उसे मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी 1 काइंड ऑफ x इंटू पी, जो कि हमारे पास पहले से आंसर तो रेडी है। उसी तरह से दूसरी इवेंट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 400, 450, 500, तो वो आपको कंसिडर करना है, 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0.5 दूसरी वैल्यू। फिर सिमिलरली तीसरे में भी मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, 500, 800, 900, हो सकता है कि सेम वैल्यू भी आए दूसरे एक्ट में भी, कोई टेंशन उसमें करना नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर कहे तो रो वाइज या इवेंट वाइज जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उसे आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी 1 काइंड ऑफ x इंटू पी, और वो जो आंसर आता है दैट विल बी, टोटल करना है उसका, दैट विल बी अवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास वैसे सीधा टोटल भी रेडी है, 45, देन 250 एंड 180, तो टोटल करना है, और ये जो टोटल है वो होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो हमें कोई एजेंसी देती है, तो दैट इज 475। EPPI की वैल्यू हमें 475 मिली, और फाइनली देयरफॉर EVPI जो है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें EPPI माइनस मैक्सिमम EMV, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। वैसे सीधा भी आप रख सकते हो, दैट इज 475 माइनस हमारे पास 400 थी वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों वो हमारे पास रेडी हो जाएगा एग्जैक्टली 75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में इसी टाइप के सम्स करने। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम जो देख रहे हैं बच्चों, उसमें दोनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बो पैक है। कौन सा सम है, तो हमारी बुक के अंदर एक्सरसाइज में देखें अगर हम, तो सम नंबर 7, उसमें उन्होंने हमें 3 डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल, यानी मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, लाप्लास, उसके साथ EMV क्राइटेरिया पूछा है और लिखा है अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, ठीक है। तो ये कॉम्बो कैसे करना चाहिए, एक बार ऐसा यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है, तो वैसा एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें EMV का यूज करना है एंड ऑल्सो डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये हमारा आज के सेशन का, आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं सम नंबर 7। तो बच्चों राइट साइड पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन समझ में आए इसलिए, ठीक है। बाकी गुजरात यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक है, तो सम नंबर 7 जो है पेज नंबर 42 पे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि 2 चीज़ें मिक्स की है। टेबल कैसे बनाना, 2 अलग अलग टेबल बना के काम नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी नहीं है, मगर उन्होंने मेंशन ज़रूर किया है लास्ट में कि अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। यानी अगर आपके पास बुक नहीं है तो उन्होंने इतना दिया हुआ है, अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। ऑफ ईच इवेंट, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब जब भी ये हिस्सा दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी आप मर्ज कैसे करोगे, तो उन्होंने लिखा हुआ है तो हमें पहले लिखना है, हियर इट इज गिवन दैट हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। इवेंट यानी स्टेट्स ऑफ नेचर कहा जाता है, स्ट्रेटेजी को ही हम एक्ट कहते हैं, 2 नाम है, एक्ट और स्ट्रेटेजी, या इवेंट या स्टेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज सेम, टेक्निकली हमारे पास कितनी इवेंट्स है, वी हैव टोटल 4 इवेंट्स, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 हिस्सों में बांटेंगे। वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो P इज इक्वल टू हम 1 अपॉन क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स ऑफ नेचर कितने हैं, 4।
अगर स्टेट्स ऑफ नेचर 5 दिए जाए तो इक्वल हिस्से करने 1 का डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो वो आंसर आपको मिलेगा। टेक्निकली प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट हमारे लिए क्या होगी 0.25। ये हमें यूज कब करना पड़ेगा जब EMV क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है तब, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करने का बोला गया है EX मैक्सिमिन प्रिंसिपल से, दूसरा मैक्सिमैक्स और तीसरा है लाप्लास, ठीक है। मगर टेबल हमें यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, टेबल जो है उसमें हमें सभी को इंक्लूड करना है, हिस्से कोई रहने नहीं चाहिए और कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो वैसा काम करना पड़ेगा। तो उस वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, एक ही टेबल में काम इजीली हो जाए वो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे हम P कहेंगे प्रोबेबिलिटी को। 4 स्टेट्स ऑफ नेचर दिए S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सभी की सेम है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, ठीक है। अब उसके बाद हमें चारों के चारों एक्ट को इंक्लूड करना है, हमें मैक्सिमीन मैक्सीमैक्स यूज करना है। लाप्लास में तो टेंशन नहीं है, जो भी वैल्यू दी जाएगी वही होगी। सो एक्ट्स हमारे पास है, स्ट्रेटेजी है, रादर नाम उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज किया है, जो नाम यूज किया जाए वही लिखना है आपको। फिर पहला एक्ट A1, दूसरा एक्ट A2। पहले हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू वाले टेबल के फॉर्मेट में मैं टेबल को रेडी करता हूं, फिर आपको समझाऊंगा उसमें हम कर क्या रहे। हमें कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, x इंटू पी, खाली इतना x वाला हिस्सा रेडी करके रखते हैं। फिर कैलकुलेशन तो हम पहले डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी का ही करने वाले हैं। वैल्यूज आराम से देख के लिखनी है बच्चों, गड़बड़ ना हो जाए लिखने में। जब भी क्वेश्चन भी कॉपी करते हो एग्जाम में तब भी ये ध्यान रखना है खास, एक आध प्लस माइनस की वैल्यू बदल गई साइन या एक आध नंबर बदल गया तो एग्जाम्पल में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये पहला टेबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के लिए, EMV के लिए, ठीक है। फिर मुझे पता है, हमें पता है कि हमें आगे जो काम करना है उसके अंदर मैक्सिमीन प्रिंसिपल भी यूज करना है और मैक्सीमैक्स भी यूज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैं नीचे 2 रोज ऐड करूंगा। EMV के लिए टेबल रेडी है, मगर हम कैलकुलेशन पहले कर लेंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। नीचे मैं लिखने वाला हूं पहले, जैसे हम डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में लिखते थे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये टेबल बनाने में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, अदरवाइज आप चाहो तो पहले मैं मिनिमम मैक्सिमम करके 2 क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया जो है हमारे डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के, मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सीमैक्स एंड लाप्लास की कैलकुलेशन करो, फिर दूसरा टेबल बनाओ। ऑलमोस्ट डबल मेहनत क्यों करनी, जब थोड़ा स्मार्ट वर्क करके हम इजीली सम को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले EMV की कैलकुलेशन नहीं करना बच्चों, ठीक है। पहले हम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू यानी यहाँ पे -4, मिनिमम वैल्यू यानी यहाँ पे -1, मिनिमम वैल्यू यानी यहाँ पे 3, मिनिमम वैल्यू यानी यहाँ पे -2, जिसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगी 3। आंसर हम अभी लिख देते हैं, पहले ये मैं पूरा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अब मैक्सिमम चेक करना है, मैक्सिमम है 5, मैक्सिमम है यहाँ पे 8, मैक्सिमम है यहाँ पे 8 और लास्ट वाले में मैक्सिमम है 9। तो आंसर हमारे पास रेडी हो गए, फिर आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो कोई कष्ट होगा नहीं। तो ये टेबल इसीलिए मैंने बेस के लिए रखा था। सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करके दिखाना है यहाँ पे पहले, फिर टेबल बनाना है, उसमें नीचे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का काम। अब जो काम करना है x इंटू पी वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं करने वाले। अभी हम पहले वो 3 प्रिंसिपल का काम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब इस टेबल की जरूरत नहीं है हमें, टेक्निकली कहे तो सबसे पहले हम कहने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, मैक्सिमीन प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम 3 है, तो कंक्लूजन लिखने का तरीका वही है, हियर मैक्सिमम वैल्यू among all minimum values is 3 for A3 act, ठीक है। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore A3 is the
बेस्ट एक्ट। ठीक है, पहले का काम हो गया। दूसरा जो है हमारा प्रिंसिपल वो है मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, तो वो भी आप आंसर देख ही सकते हो, सिंपल रेडी है हमारा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ध्यान रखना है, पहला उन्होंने बोला हुआ है मैक्सी मीन मैक्सी मैक्स। ठीक है, और तीसरा लाप्लास बोला है। सो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लिखेंगे कि हियर मैक्सिमम वैल्यू among all maximum values is 9 for A4 act and therefore A4 is the best act। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल का काम हो चुका है। अब हमें देखना है लाप्लास प्रिंसिपल से रिलेटेड काम। ठीक है, तो लाप्लास के लिए अभी भी मैंने बोला है जैसे कि ईएमवी की कैलकुलेशन नहीं करनी है वरना गड़बड़ हो सकती है वैल्यू लेने में। तो अब सीधा हम एवरेज निकालेंगे लाप्लास प्रिंसिपल के हिसाब से। तो फॉर A1 एक्ट के लिए हम एवरेज निकालेंगे 5 प्लस 1 प्लस -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 5 प्लस 1 6, ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा। सो 6 बाय अगर आप 4 करते हो तो दैट विल बी 1.5। पहले का आंसर आया 1.5। तो वैसे ये रिवीजन भी हो गया हमारा, आगे जो हम सम कर चुके हैं उसी का। ठीक है, एंड A2 एक्ट के लिए भी हम ढूंढ लेते हैं वैल्यू -1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2/4। सो दिस इज 16/4। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, A3 थर्ड एक्ट के लिए 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। सो इसका आंसर होगा 20/4 यानी कि 5। एंड लास्ट 4 फॉर A4 एक्ट के लिए भी हम कर सकते हैं 9 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। सो दैट इज 4.75। सो इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 5 और देयरफॉर हम लिख सकते हैं A3 इज द बेस्ट एक्ट। अब फाइनली चौथे में तो EMV क्राइटेरिया अभी हमने समझा, उसके हिसाब से खाली कंक्लूजन लिखना है, नॉट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन जो था वो यहाँ तक का था कि टेबल कैसे मैनेज करना, वो हमने कर लिया है। अब खाली x इंटू पी करना है और सम को हम आराम से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, सो डायरेक्टली हो पाए वैसा ही है, बट फिर भी चेक कर लेने का, गड़बड़ ना हो। ठीक है, दिस इज -1, दिस इज +1। सो पहला आंसर आया 1.5 या 1.50 सिग्मा x इंटू पी। ये दोनों कैंसिल हो गए, 1.25 प्लस 0.25, यू कैन राइट इट एज 1.52। ठीक है, अब -1 इंटू 0.25, सो -0.25 0.25 इंटू 7, रिस्क नहीं लेने का, कैलकुलेशन चेक कर लेने का। 0.25 इंटू 8 होता है, दैट इज आई थिंक 2, येस। एंड नेक्स्ट जो है 0.25 इंटू 2 यानी 0.5 या 0.50। ठीक है, सो 1.75 प्लस 2 प्लस 0.5 माइनस 0.25 दैट इज एग्जैक्टली 4। तो आंसर इधर मिला हमें 4। सो दिस इज 225 इंटू 4 यानी 1, this is 0.75 and 25 into 5 that is 1.25। so 2 plus 1 plus 0.75 plus 1.25 मिला के होता है इसका आंसर 5। सो अब तक तो A3 का आंसर ज़्यादा मिल रहा है, सो कोई टेंशन नहीं, कैलकुलेशन करते हैं, जो आंसर आए वही लिखेंगे। 2.25 आया, 0.25 इंटू 6 यानी 1.5 या 50 लिख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, एंड दिस इज -0.5 या 50, 0 लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट में 1.5 या 1.50। ठीक है, सो 2.25 प्लस 1.5 प्लस -0.5, सो इसका आंसर आया 4.75 और सबसे ज़्यादा आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो 5 है। ठीक है, सो हियर खाली आपको लिखना है मैक्सिमम EMV, वो हमारे पास है 5 फॉर कौन सा एक्ट है, A3 एक्ट। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर A3 इज द बेस्ट एक्ट। ठीक है, तो कॉम्बो वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके जैसा एक एग्जाम्पल जो है वो भी मैं आपको मेंशन कर ही रहा हूँ, कौन सा सम दिया गया इस टाइप का।
तो वो आप कर पाओगे। और आगे होमवर्क में मैंने 3 सम तो बोले ही हैं बच्चों, तो अल्टीमेटली कहे तो इस टाइप का जो मैंने जैसे अभी कहा वैसा भी हमारी इस बुक के अंदर, सुधीर पब्लिकेशन की बुक के अंदर सम हमारे पास है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने EMV क्राइटेरिया को यूज़ करके वैल्यू कैलकुलेट करने वाला काम दिया है। तो वो है 24 का बी, इसी टाइप का जो सम है जिसमें आगे प्रिंसिपल यूज़ करने, मैक्सिमिन हॉर्विट्ज़ बोला है और EMV क्राइटेरिया का भी इस्तेमाल करना है। जिसके पहले बच्चों मैंने आपको होमवर्क में जो सम दिए उसके अंदर मैंने आपको दिया हुआ है सम नंबर 4, 5 एंड एक और सम दिया था हमने 23 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सम भी आपको कंप्लीट करने। तो आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ तक का काम करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम होगा, टेबल जो है पे ऑफ वैल्यूज गायब होगी, पे ऑफ वैल्यूज खुद जनरेट करेंगे, वैसे एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हैं आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.